Hello, Namaste, Vanakkam, Annyeong. As you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि मैम हिंदी में पढ़ाइए, हम हिंदी मीडियम से हैं, तो आज की जो वीडियो है या आज की जो क्लास है वो प्रॉपरली हिंदी मीडियम होने वाली है। हाँ, मैं कुछ टर्म्स आपको इंग्लिश में भी बता दूंगी। तो ये जो चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? क्योंकि ये हिस्ट्री का चैप्टर है और जब भारत की बात होती है तो सबसे पहली सभ्यता की बात होती है। और भारत की सबसे पहली सभ्यता जो हम जानते हैं वो थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या इसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या इंग्लिश में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम सबसे पहले इसके नाम का ही पोस्टमार्टम करें तो इसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के या सिंधु घाटी के इर्द गिर्द बसी थी, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब इसका जो दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता, वो हड़प्पा शब्द की वजह से है, क्योंकि हड़प्पा वो स्थल था या अगर देखा जाए तो सभ्यता का जो पहला स्थल था जो खोजा गया था, उसका नामकरण हड़प्पा किया गया। और हड़प्पा का अर्थ होता है जो सबसे पहले आया हो या सबसे पहले मिला हो। तो इसीलिए क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। तो अगर हम बात करें इस सभ्यता में कि खोज किसने की थी या इसकी कालगणना कब से कब तक का टाइम पीरियड है इसका, तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का समय जो है हड़प्पा सभ्यता का है। अगर हम बात करें इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है वो दयाराम साहनी, जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में की थी। ठीक है, किसने की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज 1921 में की थी। उसके बाद अगर बात करें दूसरे थे आपके राखलदास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में, क्योंकि पूरा ये चल ही रहा था प्रोसेस, खोजबीन का प्रोसेस चल ही रहा था, तो मोहनजोदड़ो शहर की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी करते हैं और इसमें एक और चैप्टर ऐड कर देते हैं। और उसके बाद जॉन मार्शल क्या करते हैं, 1924 में जो स्थल मिलते हैं और जो सभ्यता मिलती है उसका नामकरण करते हैं और उसका नामकरण क्या करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। अब अगर देखा जाए तो ये कैसे पता चला, कैसे खोज पाए वो, तो उस समय पे हमारे यहाँ रेलवे लाइन्स बिछ रही थी। तो जब रेलवे लाइन्स बिछाई गई तो खुदाई की जा रही थी उसके लिए। तो जब खुदाई की गई तो देखा कि पूरा का पूरा नगर जमीन के नीचे बसा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद उस एरिया पे और ज्यादा खुदाई की गई तो काफी सारी जानकारियां इकट्ठी हुई, तो तब आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिलते हैं। 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो और 24 में इस सभ्यता का नामकरण हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले सभ्यता के निर्वाह के तरीके देखते कि यहाँ पर जो लोग थे वो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना जीवन बिताने के लिए, निर्वाह के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। तो सबसे पहले अगर हम इनके आहार की बात करें कि वो लोग क्या खाया करते थे, तो यहाँ पर देखा जाए तो पेड़ पौधों के उत्पाद भी मिलते हैं जिन्हें वो खाया करते थे। इसके अलावा वो मांस व मछली भी खाया करते थे, यानी कि वहां पर लोग वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा कृषि, तो यहाँ पर खेती के अवशेष भी हमें मिलते हैं। कैसे मिलते हैं और कैसे पता चलता है? जैसे कि हमें गेहूं, जौ, दाल और सफेद चना व तिल के कुछ दाने कुछ अलग अलग जगहों से मिले हैं। इसके अलावा हमें बाजरा मिला है गुजरात से। ठीक है, तो ये चीजें वो लोग उगाया करते थे खेती में, ये हमें पता चलता है। अगर बात करें कि तकनीक क्या इस्तेमाल किया करते थे खेती में, किस टेक्नोलॉजी को यूज किया करते थे, तो प्रॉपर्ली देखो, इतिहास की जब भी हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि शायद किया करते थे, क्योंकि हमें पक्का कंफर्म कुछ नहीं पता कि ऐसा होता था कि नहीं होता था। हमें कुछ चीजें मिली, उससे हमने जानकारी इकट्ठी करी। ठीक है, तो इतिहास जो है वो पूरा शायद पे चलता है कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, हम लोग क्लियर नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा ही था। ठीक, तो अगर हम बात करें तकनीक, तो यहाँ पर ना क्या मिला है, वृषभ यानी कि बैल का चित्र कई जगहों पर मिला है, जिससे कि ये पता चलता है कि शायद ये खेतों को जोता करते थे और खेतों को जोतने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? बैलों का इस्तेमाल करते थे। अब बैल खाली अकेला तो खेत नहीं जोत देगा, तो क्या पता चला कि चोलिस्तान और बनावली, हरियाणा की दो जगह है ये, चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में, जहां पर मिट्टी के बने हुए हल्के छोटे
प्रतिरूप मिले हैं या खिलौने टाइप मिले हैं जो मिट्टी के हल हैं, जिससे पता चलता है कि शायद वो लोग मिट्टी के हलों का प्रयोग किया करते थे। मिट्टी के हल का नहीं, हल का प्रयोग किया करते थे। और हल किस में लगाया करते थे? बैल में लगाकर खेतों की जुताई करते थे। अब इतना पता चला। फिर उसके बाद कालीबंगन में जब अवशेष मिले तो वहां पर प्रॉपर्ली जुते हुए खेत मिल गए, जिससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि वो लोग खेतों को जोता करते थे और जोतने के लिए बैलों का और हलों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है। अब अगर बात करें तो यहाँ पर अगर सिंचाई की बात करें तो सिंचाई कैसे किया करते थे? तो यहाँ पर अफगानिस्तान शोरतुगई, अफगानिस्तान का एक नगर है शोरतुगई, वहां से क्या मिले हैं? नहरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा धोलावीरा गुजरात में कुछ जलाशय मिले हैं। ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये लोग नहरों, नदियों, जलाशयों के माध्यम से सिंचाई किया करते थे। ठीक है। तो अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की, कि ये सभ्यता कहां से लेकर कहां तक फैली हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता को अगर हम बात करें तो ये जम्मू, भारत में जम्मू और भारत के बाहर के अब जो विदेशी देश, मतलब हमारे जो पड़ोसी देश है, पहले नहीं तो क्या थे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ठीक है। तो अगर पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी कौन सा, मतलब सबसे पूर्वी जो एरिया है वो कौन सा है जहां पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश का हिंडन एरिया है। ठीक है, जहां पर इसके अवशेष हमें मिलते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है कहां से कहां तक? जम्मू, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन एरिया से हमें क्या मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। यानी हमें पता चलता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर हड़प्पा के बारे में हमने देख लिया। अब दूसरा जो नगर है, अगर जैसे पूछा जाता है आपसे कि सर्वप्रथम ही सबसे पहले कौन सा नगर खोजा गया, तो आप हड़प्पा का नाम लिखेंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इसका सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा है, तो आप मोहनजोदड़ो का नाम लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे प्रसिद्ध नगर था मोहनजोदड़ो, जिसको ये क्या था? एक नियोजित शहरी केंद्र था। अब मोहनजोदड़ो के अर्थ की बात करते हैं, तो मोहनजोदड़ो जो है इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है। अब इसका नाम मोहनजोदड़ो या मृतकों का टीला क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया क्योंकि जब इसकी खुदाई की जा रही थी, उसको खोजा गया तो वहां पर ढेरों मृतकों का एक टीला टाइप बना हुआ था। इसीलिए राखल दास बनर्जी ने इस जगह का नाम मोहनजोदड़ो रखा। ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है और इसका अर्थ याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है। अब ये एक नियोजित शहरी केंद्र कैसे था ये नियोजित शहरी केंद्र? तो मोहनजोदड़ो के नगरों की अगर हम बात करें तो ये दो भागों में विभाजित थे। ठीक है। दो भाग कौन कौन से थे? एक होता था आपका दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। ठीक है, या निचला नगर। अब ये जो दुर्ग था ये क्या था? ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना हुआ एक ऊंचा हिस्सा था दुर्ग, जहां पर सारे महत्वपूर्ण स्थान हुआ करते थे। ठीक है। महत्वपूर्ण स्थल, या अगर मान लो, वैसे पक्का ऐसा कुछ नहीं मिलता कि वहां पे कोई राजा था, लेकिन अगर वहां पे कोई राजा भी था तो वो दुर्ग वाले एरिया में रहा करता था। तो जो भी विशेष चीजें और सार्वजनिक स्थल वगैरह थे वो कहाँ थे? दुर्ग में थे, जिसे कच्ची ईंटों के चबूतरे पर ऊंचा करके बनाया गया था। इसके बीच में एक दीवार की गई थी जिससे निचला शहर को दुर्ग से अलग किया गया था। क्योंकि ये निचला शहर था, इसका नाम है निचला शहर है, इसीलिए ये थोड़ा सा दुर्ग से नीचे स्थित था। ठीक है। तो अगर हम बात करें दुर्ग की, तो यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर माल गोदाम मिलता है, जहां पर यह अन्नागार भंडार मिलता है। ठीक है। और दूसरा आपको मिलता है यहाँ पर विशाल स्नानागार। ठीक है। अब ये जो विशाल स्नानागार है, ठीक है, यहाँ पर माना जाता है कि कोई भी जैसे सार्वजनिक अगर फंक्शन वगैरह कुछ हुआ करता था तो यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर स्नान किया जाता था। विशाल स्नानागार की बनावट की अगर बात की जाए तो ये विशाल स्नानागार जो बनाया गया था, इसके चारों तरफ क्या था? गलियारे बनाए गए थे और तीनों तरफ इसके कक्ष बनाए गए थे। ठीक है। ये जो चारों ओर जो इसके गलियारे थे और ये जो कक्ष थे, ये मतलब ऐसा होता था जैसे आप देखते हैं ना आज के टाइम पे भी हम लोग जैसे जाते हैं तो जैसे आप लोग बंगला साहिब वगैरह गए होंगे तो उन कक्ष में जैसे कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए या महिलाओं के स्नान के लिए शायद इनको बनाया गया होगा, इन कक्षों को। और इन गलियारों के पास कुछ मतलब एक कुआं बनाया गया था जिसमें जलाशय का पानी इकट्ठा हुआ करता था, जो इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसको कैसे बनाया गया था? चारकोल और जिप्सम के गारे से इसको बनाया गया था ताकि ये मजबूत रहे और पानी का रिसाव ना हो इसमें से, यानी कि लीकेज ना हो। ठीक है। इसीलिए इसको इस तरीके से
बनाया गया था। दूसरा आपका है निचला शहर। निचले शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो फेमस चीज है वो क्या है, सड़क और नालियों की बनावट। यहाँ पर जो सड़क और नाली है उन्हें एक पद्धति से बनाया गया था जिसे ग्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता है। और ये जो ग्रिड पद्धति है ये कैसी थी, इसमें क्या हुआ करता था कि जो सड़क और नालियां एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल ये बनाया करती थी। और यहाँ की जो व्यवस्था है मतलब नाली, फिर उससे बड़ी नाली, और फिर वो नाली जो बड़ी वाली नाली है वो जाके मुख्य नाले में मिला करती थी। तो जैसी आज आप व्यवस्था देखते हैं बिल्कुल ऐसी प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर थी और काफी सुनियोजित जो नगर था मोहनजोदड़ो था। अगर घरों की संरचना की बात करें तो यहाँ पर जो घर बनाए जाते थे वो बहुत ध्यान रखकर बनाए जाते थे कि इनके घर की जो प्राइवेसी है वो लीक ना हो, ठीक है। तो इनके घर जो बनाए जाते थे वो बिल्कुल एकांतवास वाले, कि अगर कोई घर का मेन गेट खुल भी रहा है तो पूरे घर का नक्शा या पूरे घर में क्या चीज चल रही है वो सब ना देख सके, ठीक है। और घरों के अंदर कुओं का भी यहाँ पर चलन था, जिसे जो मोहनजोदड़ो में ही सिर्फ जो है वो 700 कुएं यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। उसके बाद भिन्नताओं का अवलोकन, यानी कि जो समाज था वो किस तरीके से भिन्न था, अलग अलग यानी कि भिन्नताएं देखने को मिलती थी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो दो चीजों से पता चलता है। एक तो यहाँ पर जो शवाधान थे, शवाधान यानी कि जो वहां पर जो लोग मर जाते थे तो उनको दफनाया जो जाता था, ठीक है, उससे पता चलता है कि यहाँ पर समाज में भिन्नताएं देखने को मिलती थी। क्योंकि शवाधान जो है मृतकों को किसमें दफनाया जाता था, जैसे आपने वो पिरामिड वाला मम्मी वाला सीन देखा होगा ना कि मम्मीज होती थी वो ऐसे पिरामिड में, ठीक है, एक मम्मी होती थी पट्टी पट्टी लपेट के, ठीक है। तो वो तो आपके इधर ये रोमन साम्राज्य की साइड या मेसोपोटामिया की साइड चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था कि मृतकों को किस में दफनाया जाता था, गर्तों में दफनाया जाता था, एक बॉक्सेस टाइप में दफनाया जाता था, ठीक है। और जो इनके साथ है ना ये लोग मृदुभांड यानी कि बर्तन वगैरह और आभूषण वगैरह रखा करते थे, क्योंकि इनका भी ये मानना था कि मरने के बाद शायद ये लोग इन चीजों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इनको इस चीज की नीड हो सकती है, इसीलिए ये अपने मृतकों के साथ क्या दफनाया करते थे, मृदुभांड और आभूषण दफनाया करते थे। अब इससे पता चलता है कि जो अमीर है तो वो भाई महंगे महंगे जेवर वगैरह या अपनी कीमती चीजें अपने शवाधान में या अपने मृतक के साथ दफना रहा है, और जो लोग नॉर्मल हैं वो लोग इतनी कीमती चीजें इसके अंदर नहीं दफना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद विलासिता की वस्तुओं से पता चलता है, क्योंकि कुछ सामान्य वस्तुएं थी जैसे कि चक्की हो गई, सुई हो गई, झावा हो गया, ये चीजें ऐसी थी जो सामान्य वस्तु थी, जो ज्यादा कीमती पदार्थों से नहीं बनी हुई थी, सामान्य पदार्थों से बनी हुआ करती थी, ठीक है। और दूसरी थी आपकी विलासिता की वस्तुएं जैसे कि फ्योन से बने हुए पात्र, ठीक है, फ्योन से बने हुए जो पात्र थे। अब ये फ्योन क्या हुआ करता था, फ्योन जो बहुत ही कीमती मतलब एक पदार्थ था जिसको बनाया जाता था बिल्कुल पीसकर, रेत को पीसकर उसके अंदर रंग मिलाकर और चिपचिपा पदार्थ मिलाकर इसको बनाया जाता था फ्योन्स को, और फिर उस फ्योन से कुछ पात्र या आभूषण बनाए जाते थे। क्योंकि ये बहुत कीमती और बहुत दुर्लभ होता था, इसीलिए ये सिर्फ अमीर लोगों के पास ही मिला करता था, ठीक है। तो अगर बात करें तो इसके पात्र कहाँ मिले ज्यादा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में इसके पात्र हमें ज्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि यही दो नगर ऐसे थे जो ज्यादा नियोजित और ज्यादा डेवलप और समृद्ध थे, ठीक है। तो अब इतना मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में का हाफ करा दिया। ये इस वीडियो का, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़ना है। बहुत जल्द इस चैप्टर के पार्ट 2 की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको पूरा सिलेबस इसी तरीके से कराया जाएगा। तो आप जैसा भी आपको लगा है वीडियो को देखकर, आपको कमेंट करना है, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को कमेंट करना है और बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट for watching.